हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने करंट अफेयर की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या डेट है? आज है मिनट आज क्या डेट है? आज है 23 दिसंबर। तो आज ही का दिन देखते हैं कि आज ऐसा क्या है या क्या कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है जो आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम लोग कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। कब करते हैं हम लोग? 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? 23 दिसंबर ही डेट क्यों चूज की? 22 कर लेते, 21 कर लेते। 23 ही इसलिए की है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? हमारे 5th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनका नाम है श्री चौधरी चरण सिंह। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 23 दिसंबर को प्रत्येक साल क्या मनाते हैं? किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। द नेशनल फार्मर्स डे आल्सो नोन एज किसान दिवस is celebrated on 23rd December every year to mark the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, श्री चौधरी चरण सिंह। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या चौधरी चरण सिंह कौन थे? हमारे 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे और कहा जाता है इनको किसानों का नेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के अधिकार और अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। इन्होंने ही भूमि अधिग्रहण जो नियम लेके आए थे, वो भी कौन लेके आए थे? श्री चौधरी चरण सिंह लेके आए थे। तो इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत 2047 द रोल ऑफ एफपीओस इन ग्लोबलाइजिंग इंडिया एग्रीकल्चर। मतलब 2047 तक जो हम विकसित भारत बनने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसमें किसका रोल हो? फार्मर्स का रोल। क्या है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाता है। मतलब हम किसानों का एक ऐसा संगठन बनाए, उनको कलेक्ट करके एक ऐसा समूह उनका बनाया जाए, उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार से डायरेक्ट जोड़ा जाए। ये इसका मोटिव है। It was officially declared as the National Farmer Day by the Government of India 2001. 2001 में ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? फार्मर डे मनाएंगे। हम थोड़ा चौधरी चरण सिंह के बारे में देखते हैं। ही वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एमिनेंट स्टेटमैन रहे हैं, एग्रीएंट रिफॉर्मर हु सर्व द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1979 टू 1980। ठीक है, एक साल के लिए क्या रहे? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। कौन से नंबर के रहे हैं? 5th नंबर के हमारे रहे हैं, पीएम रहे हैं। फिर इनका बॉन्ड देखें, इनका जन्म दिवस कब हुआ है? 23 दिसंबर 1902 को इनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश की एक किसान परिवार से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया? प्ले अ डिसीसिव रोल इन इम्प्लीमेंटेशन जमींदारी एवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया? जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, उसका एवोल्यूशन के लिए लॉ लेके आए थे उत्तर प्रदेश में। दिस ट्रांसफर लैंड ओनरशिप राइट टू मिलियन ऑफ टेंटेड फार्मर एंडिंग द फ्यूडल आर्गेशियन स्ट्रक्चर। तो जो सामंतवाद का हमारे यहाँ पहले से सामंतवादी जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसका क्या हुआ था? एंड हुआ था। और ऐसे मिलियंस छोटे छोटे किसान थे जिनको भूमि बांटी गई थी, आवंटित की गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमींदारी एवोल्यूशन लेके आए थे। जमींदारी जो प्रथा चल रही थी उसको खत्म किया था। एज रेवेन्यू मिनिस्टर, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे, फिर उसके बाद क्या बने थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के बने थे। ही फेम लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज भी लेके आए थे। इन्होंने क्या किया था? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग भी इन्होंने की थी। सीलिंग मतलब एक लिमिट लगा दी थी कि इस लिमिट से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होगी। तो जिन जमींदारी प्रथा जो पहले से चली आ रही थी और जिन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उनसे जमीन लेकर किसको दी गई थी? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को वो जमीन दी गई थी। तो इन्होंने क्या इम्पोज किया था? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग पर सीलिंग भी इन्होंने क्या की थी? इम्पोज की थी। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। फिर इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी है। इनकी बुक का क्या नाम है? ऑथर द लैंडमार्क बुक
इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, इंडिया की गरीबी और उसका क्या सॉल्यूशन उन्होंने बताया है। कब लिखी थी उन्होंने ये? 1939 में लिखी थी। इन्होंने कहा था जो इंडिया की प्रॉवर्टी या भारत में जो गरीबी है उसका समाधान कौन कर सकता है? हमारे किसान, हमारे गांव से उसका समाधान हो सकता है अगर हमारे किसान और गांव की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। इन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए हमें गांव से डेवलपमेंट शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो 23 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। सिर्फ एक दिन नहीं है ये किसानों के अधिकारों, उनके योगदान को समर्पित दिवस है। ठीक है, तो 23 दिसंबर हम लोग क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी हमारी? इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ FPOs इन ग्लोबलाइजिंग इंडिया एग्रीकल्चर, इस बार की थीम रही है। एंड और ये हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन श्री चौधरी चरण सिंह की क्या आती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए 2001 से हम लोग इसे प्रत्येक साल मनाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। क्या है ये? डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। ये किसी ने किया है, किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड स्टेट ने किया, अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ का एक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिका की ही क्या है? आर्मी और अमेरिका की क्या है? नेवी, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर, इन दोनों ने मिलकर इस का कंप्लीट किया है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की है ऑफ द डार्क ईगल। कैसी है ये? लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, लॉन्ग रेंज की है और हाइपरसोनिक मिसाइल है। लॉन्ग हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? जिनकी स्पीड कितनी होती है? 5 मैक। 5 मैक या इससे ज्यादा होती है, मतलब 5 मैक का मतलब क्या है? जो ध्वनि की स्पीड से भी तेज है। तो इसकी कितनी? 5 मैक या इससे ज्यादा स्पीड की जो चल रही है मिसाइल होती है, जो इतनी स्पीड से चलती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। और इतनी तेज गति से चलती है कि इनका पकड़ना नामुमकिन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। डार्क ईगल इज अ नॉन न्यूक्लियर ग्राउंड लॉन्चेज, ग्राउंड से लॉन्च हो जाएगी, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो किसने किया है? यूएस की आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। जो बनाया जिन कंपनी ने है, किसने डेवलप किया है इसे? लॉकहीड मार्टिन एंड नॉर्थरोप ग्रुमन ने। जो कंपनियां हैं ये कहाँ की है? अमेरिका की। इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया है? बनाया है, डेवलप किया है। किसको? डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को किया है। इसके रोल क्या है? स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करेगा, पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन ऑफ ए टू एडी डिफेंस है, सुपरविजन ऑफ लॉन्ग रेंज एनिमी फायर्स है, रैपिड प्रिसिशन अटैक है। ए टू एंड एडी ये क्या चीज होती है? क्या होता है? ए टू क्या है? एंटी एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी एक्सिस, एंटी एक्सिस कहते हैं। और एडी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एरिया डेनियल। ये दो चीजें हैं, इनको समझिएगा। A2 क्या है? एंटी एक्सिस। एंटी एक्सिस मतलब जैसे कि रडार सिस्टम वगैरह प्रणाली हम लोग लगा देते हैं, जिससे क्या है कि जो दुश्मन की कोई भी मिसाइल वगैरह हमारी सीमा क्षेत्र के अंदर ना आ पाए। तो ये क्या है? A2 एंटी एक्सिस को भी तोड़ के अंदर चले जाएगी। A2 का मतलब क्या होता है? एंटी एक्सिस का मतलब क्या है कि दुश्मन को दरवाजे पर ही रोक देना, उसको घर के अंदर नहीं आने देना या अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर नहीं आने देना। तो क्या है? A2 है। तो क्या है? A2 को भी, एंटी एक्सिस को भी तोड़ के अंदर चली जाएगी। और AD क्या है? एरियल डेनियल बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है? अगर बाई चांस कोई अंदर आ गया आपकी सीमा सुरक्षा को तोड़ के, जो अंदर आ गया है आपके घर के, बट उसको वहीं पे नष्ट कर देना। अंदर तो आ गया है बट वो आपके बंदरगाह, पोर्ट हो गए या फिर आपकी न्यूक्लियर एक्टिविटी वाले जितने भी सेंटर हैं वहां पर अटैक ना कर पाए, उनको वहीं पे खत्म कर देना। ये क्या होता है? एरियल डेनियल कहलाता है। तो इतनी तेज स्पीड से चल रही है कि ये A2 को भी और AD दोनों इसमें काम नहीं करेंगे, मतलब दोनों को मात देते हुए ये अंदर आ जाएगी। कहाँ पर? जहाँ पे आपको अटैक करना होगा।
सटीक अटैक करेगी, अटैक कर देगी। ठीक है। फीचर क्या है? फ्लाई इन द अपर एटमोस्फेयर, ये क्या है? ऊपरी बाहरी वायुमंडल है, वहां पर उड़ेगी। देन मैन्यूअल है, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीधा छोड़ा तो सीधी जाएगी, ये अपना रास्ता भी चेंज कर लेगी। मैनुअल टू टारगेट, टारगेट अगर चेंज हुआ है तो ये अपना रास्ता खुद चेंज कर लेगी। यूज सॉलिड फ्यूल, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज हुआ है। टू स्टेज रॉकेट बूस्टर भी इसमें यूज हुए हैं। तो क्या है ये? डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, सिस्टम है। किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? यूएस, अमेरिका ने इसको लॉन्च किया। चाइना और रशिया के पास अभी तक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सबसे ज्यादा कहे जाते हैं कि उनके पास है। यूएस भी उस श्रेणी में शामिल हो गया है। तो याद रखिएगा, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किसने लॉन्च किया है? यूएस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज देखें, ये भी डिफेंस से रिलेटेड है। तो ये क्या है? पाकिस्तान की नेवी है, इन्हें क्या मिला है? गेट सेकेंड मिलजैम क्लास शिप, मिलजैम क्लास शिप मेड बाय तुर्की। मिलजैम को तो मिलजैम को क्या बोलते हैं तुर्किश लैंग्वेज में? मिली जैमी। तो क्या बोलते हैं मिलजैम का पूरा मतलब क्या है? मिली जैमी है। इसका मतलब क्या होता है तुर्की भाषा में? राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल जहाज, शिप। क्या है? राष्ट्रीय जहाज है। मिली गैमी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जहाज होता है। किस लैंग्वेज में होता है? तुर्की लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है। उसी का जो नाम दिया गया था, कौन सी क्लास की शिप थी ये? मिल जैम क्लास की शिप है। किसने बनाई है? तुर्की ने बनाई है। और किसके पास मिली है? पाकिस्तान को मिली है। तो पाकिस्तान और तुर्की के बीच क्या हुआ था? एक जॉइंट वेंचर हुआ था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेसिस से एग्रीमेंट था कि तुर्की कुछ तो बना के देगी। 4 शिपों का एक कॉन्टेक्ट हुआ था, तो इसमें से 2 शिप क्या तुर्की पाकिस्तान को बना के देगी, बाकी की जो शिप होंगी वो पाकिस्तान में ही बनेंगी। तुर्की क्या करेगी? अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी, किसके साथ? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नेवी रिसीव द सेकेंड मिलजैम क्लास शिप कंस्ट्रक्टेड बाय तुर्की अंडर अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो हुआ था वो क्या था? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट था, बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच हुआ था। तो द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 मिलजैम क्लास शिप था फॉर पाकिस्तान वाज साइन इन 2018। तो 2018 में ये एग्रीमेंट साइन किया था। 4 शिप के लिए ये साइन हुआ था, जिसमें से 2 तुर्की ने भेज दिए हैं। एक पहले भेजा था, सेकेंड नंबर का भी मिल गया है पाकिस्तान को। बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो पाकिस्तान खुद बनाएगा। तुर्की क्या करेगा? अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। ठीक है। याद रखिएगा, मिलजैम क्लास शिप किसके द्वारा बनाई गई है? तुर्की के द्वारा। और किस कंट्री को दिया है? पाकिस्तान को दिया। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड है? अरावली से रिलेटेड है। तो क्या है? स्पॉटलाइट ऑन अरावली। अरावली अभी न्यूज में क्यों है? क्यों? क्योंकि एक हैशटैग चला है, क्या? सेव अरावली कैंपेन चलाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? जब केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पास किया गया और बिल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दी? सहमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द सेंट्रल्स न्यू डेफिनेशन। क्या? जो अरावली के लिए जो न्यू डेफिनेशन सेट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। न्यू जो डेफिनेशन दी गई उसमें क्या कहा गया है? लिमिटिंग प्रोटेक्शन ऑफ लैंड फ्रॉम राइजिंग 100 मीटर और मोर एबव लोकल रिलीफ। ऐसा कहा गया है कि जो अरावली हिल्स हैं उनमें जो 100 मीटर तक उनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब उनका संरक्षण किया जाएगा। और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा, अब ऐसा कहा गया है। तो इसी को लेके क्या हुआ था? द रूलिंग हैज ट्रिगर्ड अ नेशन वाइड हैशटैग सेव अरावली का कैंपेन चला था। और ऐसा कहा जा रहा है किसके द्वारा? इकोलॉजिकल किस वैज्ञानिकों के द्वारा, जो पर्यावरणिस्ट हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, इन्वायरमेंट के द्वारा, कि अगर हम ऐसा करेंगे कि जो 100 मीटर से कम हाइट के जितने भी अरावली पर्वत हैं, अगर उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो 60% तक की अरावली का जो क्षेत्र है उसका
उसका छनन हो जाएगा, वहाँ पे खनन एक्टिविटीज हो जाएंगे। अब एक तरीके से खनन किया जाएगा, क्योंकि जो 100 मीटर से नीचे का जितना भी क्षेत्र आ रहा है, 100 मीटर हाइट नहीं है जिन भी अरावली की, वो क्या है, वो या तो जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, या पे वहाँ पे जल भराव स्थित है। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम इसी का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये पर्यावरण पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्या है, माइनिंग एक्सपोजर। एक्सपर्ट वार्न दैट अप टू 60% ऑफ द अरावली लैंडस्केप कुड बिकम वल्नरेबल टू माइनिंग, मतलब यहाँ पे अवैध खनन होने लगेगा। हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉस ऑफ रिसोर्स थ्रेटन, अंडरग्राउंड वाटर का थ्रेटन हो जाएगा, अंडर वाटर ग्राउंड रिचार्ज रुक जाएगा, डस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, हीट मॉडरेशन नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली फॉर दिल्ली एनसीआर, अरावली जो पर्वत पड़ा है उसकी वजह से थार डेजर्ट जो राजस्थान का है उसका प्रसार रुक रहा है, वहां से डस्ट और जो रेत है वो उड़ के दिल्ली साइड या इस साइड नहीं आ पा रही है। और इसकी वजह से क्या है, ऊष्मा हीट भी रुकी हुई है, गर्मी भी रुकी हुई है। तो अगर हम इसका बचाव नहीं करेंगे तो क्या है, हीट मॉडरेशन, हीट बढ़ जाएगी, स्पेशली कहाँ पे, दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाएगी। तो अरावली माउंटेन रेंज के बारे में देखें तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है इन द वर्ल्ड का, नियरली 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2 बिलियन ईयर एगो का ही है। उसको फोल्ड माउंटेन हम लोग कहते हैं। कौन सा माउंटेन कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। जब दो टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में टकराती हैं तो उससे, उनके टकराने से क्या होता है, इस तरह के माउंटेन बनते हैं, जिस तरह की पीक बनती है इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। कितने किलोमीटर तक है, 650 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात के हिम्मतनगर से लेके दिल्ली तक ये फैला हुआ है, जिसमें से इट पास थ्रू द हरियाणा और राजस्थान। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली कौन कौन से स्टेट से निकलता है, तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 स्टेट से ये निकलता है। So ecologically, the Aravalli act the natural barrier against desertification by preventing the eastward expansion of the Thar Desert into the fertility Indo-Gangetic plain में, ठीक है। तो ये रोकता है किसको, थार डेजर्ट के क्या एक्सपेंड होने को, एक्सपेंशन को रोकता है। टिपिकली 300 to 900 मीटर हाइट विद द हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर है इसकी, कहाँ पे, माउंट आबू में। इसकी हाईएस्ट पीक कहाँ पे, हाईएस्ट पीक है जो अरावली पर्वत की, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, और वो कहाँ पर है, माउंट आबू में स्थित है, याद रखिएगा। इससे काफी नदियां भी बहती हैं, बनास, लूनी, साबरमती, शिवी नदियां इधर। और अभी 2 महीने पहले ही एक और प्रोजेक्ट आया था, शायद जून में, क्या था, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने लॉन्च किया था। उसमें क्या कहा गया था कि जो अरावली के आसपास का जो एरिया है 5 किलोमीटर तक का बफर अराउंड, मतलब वहां पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा। अरावली इन 29 डिस्ट्रिक्ट टारगेटिंग रिस्टोरेशन ऑफ 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2030 तक ऐसा करना था। क्या था ये, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी लेके आए थे कि अरावली के आसपास 5 किलोमीटर तक के बफर जोन में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीनरी को बढ़ाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे वहां। कब तक करना है, 2030 तक करना था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, पेसा एक्ट। क्या है, पेसा एक्ट से है। हम लोगों ने क्या बनाया है, पेसा महोत्सव हम लोगों ने बनाया है। कब से कब तक, 23 से 24 दिसंबर 2025। कहाँ पर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश में हमने सेलिब्रेट किया है। कौन सा महोत्सव, पेसा महोत्सव हम लोगों ने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। पेसा महोत्सव क्या है, पावर टू प्रिवेंट लैंड alienation, Gram Sabha and the Panchayat have the power to prevent alienation of land in scheduled area and to take action to restore any unlawfully alienated land of ST person। इसे यहाँ पर समझते हैं, क्या है पेसा एक्ट, क्या है, पेसा एक्ट समझते हैं।
पेशा एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट इसको कहते हैं हम लोग। अभी ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, इन्होंने क्या किया है, पेशा फेस्टिवल इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग। कब से कब तक, 23 से 24 दिसंबर 2025 तक ये पेशा की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फेस्टिवल विल शोकेस ट्राइबल कल्चर और कुजीन एंड ट्रेडिशनल गेम। तो जो फेस्टिवल हो रहा है, जो महोत्सव हो रहा है, उसमें हम लोग क्या शो कर रहे हैं कि ट्राइबल का कल्चर, जो आदिवासी कल्चर है, संस्कृति है, उसको दिखा रहे हैं। आदिवासियों का जो खान पीन है वो दिखा रहे हैं। इनके ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं सच एज चक्की खेल हो गया, उपन्ना वेरेलू हो गया, चोलो पुल्ली मेका हो गया या मलखम हो गया, इस तरह के खेल हम दिखा रहे हैं किसमें, जो हम लोग महोत्सव मना रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, इम्पावर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, किसको, ट्राइबल कम्युनिटी को, बाय प्रोवाइडिंग अ नेशनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम लोग टू सेलिब्रेट प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर ट्रेडिशन। जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आदिवासी जनजाति है हमारी, वो बहुत कम बची है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि पेड़ की आदिवासी कहाँ जंगल में रहते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में जंगल बहुत कम बचे हैं, इसलिए आदिवासियों की संख्या भी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आदिवासी है उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग पेशा एक एक्ट लेके आए थे। इस एक्ट में कहा गया था कि जो आदिवासी जनसंख्या है वो अपनी तरीके से स्वशासन करेंगी, उसमें कोई बाहर से व्यक्ति मतलब गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, गवर्नर का कोई भी इंटरवीन नहीं होगा। वो खुद अपना स्वशासन करेंगी, वहां पे ग्राम सभा चलेगी, वो अपने जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं वो उसी तरह से अपना निर्वाह जीवन करेंगे। अभी जो हम लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है उसका मोटिव क्या था, इम्पावर कर रहे थे हम लोग, किसको, ट्राइबल कम्युनिटी को कर रहे थे कि उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया गया है कि हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आपका क्या यहाँ पे किया ना, ट्राइबल कल्चर को, उनके खाने को, उनके ट्रेडिशनल गेम हुए, उनके बारे में बताया गया, जिससे हम उनके ट्रेडिशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम पेशा एक्ट के बारे में थोड़ा और देखें डिटेल में, तो ये है, द पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1996। कब आया था ये, 1996 में हम लोगों ने लिया था। और ये एक्सटेंशन द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट है, कुछ शेड्यूल है, कुछ आर्टिकल है। पार्ट कितने हमारे, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है और 452 आर्टिकल है। आर्टिकल चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बट 25 क्या पार्ट है, 12 क्या है, शेड्यूल है। तो ये किस पार्ट का है, 9 पार्ट से रिलेटेड है। 9 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत टू द शेड्यूल एरिया। तो पंचायतों का रूल कैसा होगा, कहाँ पर, जहाँ पे शेड्यूल एरिया है उनके लिए बताया गया है। इसमें पार्ट 9 पंचायतों से रिलेटेड है। पार्ट 9 कंप्राइजिंग आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से दिए गए इससे, 243 से लेके 243 जेड तक आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें क्या है, पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एंड सोसाइटी का क्या बताया गया है कि आप शेड्यूल एरिया में किस तरह से काम करेंगे, इनके बारे में बताया गया। एक आर्टिकल है 244 एक है, ये क्या कहता है, अंडर द एक्ट शेड्यूल एरिया are those referred to in Article 244 Clause 1, which say that the provision of the 5th Schedule shall apply to the Schedule area and Schedule tribe in state. तो क्या है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब जहाँ पर भी है, तो आर्टिकल 244 एक में लिखा गया है कि जो 5th शेड्यूल में हमारे जो प्रोविजन दिए गए हैं 5 अनुसूची में, वो कहाँ पर अप्लाई होंगे, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति में वो रूल अप्लाई होंगे। ज्यादातर किनको छोड़ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट को छोड़कर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। आदिवासी को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें स्वशासन की हम लोगों ने क्या दी है, छूट दी है कि अगर भूमि से संबंधित कोई कानून बनाना हुआ है, कोई सुधार करना हुआ, खनन से संबंधित कोई सुधार या कोई कानून बनाना है, तो वहां की ग्राम सभा उसका निर्णय लेगी, ना कि गवर्नर। तो द 5th शेड्यूल प्रोवाइड फॉर अ रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर दीज एरिया। ओके।
अगर हम देखें करेंटली द एरिया कवर अंडर द फिफ्थ शेड्यूल इन स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो कौन से 4 राज्य हैं जो फिफ्थ शेड्यूल में नहीं आ रहे हैं, छोड़ा गया है उनको? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करने के लिए AMTM ऐसा एक ट्रिक थी। AMTM, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, 4 स्टेट नॉर्थ ईस्ट। हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? एक स्कीम आई है, कौन सी? शक्ति स्कॉलर। तो शक्ति स्कॉलर है, शक्ति नाम से ही समझ आ रहा है वुमेन से रिलेटेड स्कीम है। ये किसने लॉन्च की है ये देखते हैं हम लोग। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कौन सी? NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च की है क्या? शक्ति स्कॉलर स्कीम लॉन्च की है। और ये किस लिए की गई है? यंग रिसर्चर फेलोशिप के लिए। मतलब इंडिया में जो वुमेन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, तो चाहे वो उनका शोषण हो, उन पे अत्याचार हो, उनके ग्रोथ उनमें कैसे की जाए, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इन सब के बारे में जो भी रिसर्च करेगा उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लेके आई गई है? शक्ति स्कॉलर स्कीम लेके आई गई है। कौन लेके आया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लेके आई है। और इसमें क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है कि जो फॉलोशिप करेंगे या इसमें कौन कर सकता है रिसर्च? तो 21 से 30 ईयर तक के हों, मिनिमम ग्रेजुएट उन्होंने डिग्री कर रखी हो। इनके लिए ग्रांट भी दिया जाएगा 1 लाख रुपए। इनके लिए क्या दिया जाएगा? ग्रांट दिया जाएगा फॉर 6 मंथ स्टडी करेंगे ये लोग, ठीक है। और किस बेसिस पे करेंगे? क्या होगा? वुमेन की सेफ्टी के लिए। फोकस एरिया क्या रहेगा? वुमेन सेफ्टी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट्स क्या है, साइबर सेफ्टी कैसे की जाए वुमेन्स की, इन सब उनकी एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी एम्पावरमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन, सोशियो कल्चर प्रैक्टिस एंड वर्क लाइफ बैलेंस, इन सारे मुद्दों के ऊपर रिसर्च की जाएगी। और उस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उनका जो भी क्या कंक्लूजन निकलेगा वो देखा जाएगा और फिर उसको आगे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट भी करेगी। याद रखिएगा, शक्ति स्कॉलर स्कीम कौन लेके आया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स लेके आई है। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें, नेक्स्ट न्यूज कहाँ से है? श्रीनगर से है। श्रीनगर प्रेज फ्रॉम द चिल्लाई कालान कश्मीरी हार्शेस्ट विंटर। कश्मीर में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उससे संबंधित ये न्यूज है। तो देखते हैं कि न्यूज क्या है हमारी। न्यूज है चिल्लाई कालन। क्या कहा गया है? चिल्लाई कालन कहते हैं कश्मीर इज सेट टू एंटर चिल्लाई कालन एमिड रेन एंड स्नोफॉल। इसमें क्या है? बारिश होगी और स्नोफॉल भी होगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो क्या टर्म देते हैं? चिल्लाई कालन टर्म है। किससे रिलेटेड है? ठंड से रिलेटेड है। चिल्लाई कालन कितने दिन का होता है? 40 दिन का एक पीरियड होता है। हार्श विंटर होती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। और पर्सियन टर्म मीनिंग मेजर कॉल, ये जो चिल्ड्रन कानून लिया है ये कहाँ से लिया हम लोगों ने? पर्सियन लैंग्वेज है, वहां से हमने चिल्ड्रन कानून लिया है। इसका मतलब क्या होता है? मेजर कॉल और भीषण भयानक ठंड पड़ना। इसका ड्यूरेशन कब से कब तक स्टार्ट होता है? 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक ही रहता है। स्नोफॉल रहेगा, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, 0 से नीचे चला जाएगा, इंटेंस एंड कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं। फॉलोड बाई इसके बाद क्या? चिल्लन कालन हो गया। फिर क्या आएगा? चिल्लाई खुर्द आएगा। चिल्लाई खुर्द आएगा। ये कितने दिन का होता है? 20 दिन का। ये 40 का था, ये 20 दिन का होगा। कब से कब तक? 31 जनवरी से 19 फरवरी तक होगा। इसमें ठंड होगी, ठीक है, इसकी चिल्लाई कालन की अपेक्षाकृत थोड़ी कम होगी। फिर चिल्लाई बच्चा आएगा, ये 10 दिन का होगा। कब से कब तक? 20 फरवरी से 2 मार्च तक होगा। इसमें ठंड वापस चली जाएगी। 3 टर्म है। चिल्लाई कालन है, ये क्या है? 40 डे का इसका पीरियड है और कड़ाके की भीषण ठंड पड़ेगी। फिर चिल्लाई खुर्द आएगा, ये क्या? 20 दिन की होगा टाइम पीरियड इसका। इसमें ठंड पड़ेगी लेकिन थोड़ी कम पड़ेगी। फिर चिल्लाई बच्चा आएगा, इसका क्या है? ठंड जा रही है, ठीक है। कल्चरल नोट है इसका, 21 दिसंबर इज ऑब्जर्व कैसे? सावे याल्दा, क्या बोलते हैं इसको? सावे आल्दा, ऑल्सो कॉल्ड सावे
चिल्ला भी कहते हैं इसको, क्या है, नाइट ऑफ 40 मतलब सबसे लंबी रात कही जाती है क्या, 21 दिसंबर। एक कल्चर नोट है, मतलब सांस्कृतिक तरीके से मनाते हैं कौन, कश्मीर के लोग। नेक्स्ट न्यूज अगर देखें हम, नेक्स्ट न्यूज क्या है, एक स्पीसीज है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है स्मूथ कोटेड ऑटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। किसका, ये जो आपको पुरानी अजीब दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, उदबलाव, उदबलाव इसको कहते हैं। इसके लिए क्या लॉन्च किया, स्मूथ कोटेड आउटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कावेरी डेल्टा एंड रिवर सिस्टम में लॉन्च किया है। क्यों, क्योंकि ये वहीं पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। They live in southern and south east Asia, चाइना में भी है, इंडिया में है एंड इराक, इराक में थोड़ी कम पॉपुलेशन। द लार्जेस्ट ऑटर इन साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। बेसिकली स्मूथ स्किन है, इनकी हेयर है, तो इनका क्या होता है, इनकी हंटिंग पोचिंग होती रहती है। तो इनको क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन करने के लिए तमिलनाडु ने क्या लॉन्च किया है, स्मूथ कोटेड आउटर लॉन्च किया है। इसके लिए उदबलाव के लिए कहां पर, कावेरी डेल्टा एंड रिवर सिस्टम में किया है। दे आर मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, लो लैंड में, कोस्टल मैंग्रोव में पाए जाते हैं, पीट स्वाम्प फॉरेस्ट दलदलीय भूमि में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर वेटलैंड में पाए जाते हैं, रिवर लेक और आइस बेड, धान के जो खेत होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। इनका आयुशियन स्टेटस अगर हम देखें तो क्या है, वनरेबल। कौन है, उदबलाव कहते हैं। स्मूथ कोटेड आउटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लाया गया है इनके लिए। कौन सी गवर्नमेंट लेके आई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट लेके आई है। किस जगह, कावेरी डेल्टा में एंड रिवर सिस्टम से संबंधित। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, साइंस से रिलेटेड है, क्या है, नासा ने क्या डिस्कवर किया है, लेमन शेप, इसका शेप कैसा दिख रहा है हमको, लेमन शेप का एक प्लैनेट नासा ने डिस्कवर किया है। देखते हैं क्या है, जेम्स वेब डिस्कवर लेमन शेप एक्सपो प्लैनेट नियर पल्सर। किसके नियर, पल्सर के निकट हमने क्या किया है, एक्सो प्लैनेट खोजा है जिसका शेप कैसा है, लेमन, नींबू के आकार का है। किसने खोजा है, जेम वेव डिस्कवर। क्या है, जेम वेव स्पेस टेलीस्कोप है, ऑब्जर्व बाय लेमन शेप एक्सोप्लैनेट है, इसको खोजा है। इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, PSR J2222650b, ये इसका नाम है। इसका मास, इसका जो मास है वो कितना, किसके बराबर बताया जा रहा है, जुपिटर, बृहस्पति के बराबर इसका मास बताया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसकी आउटर लेयर, इसका वातावरण है, उसमें क्या सबसे ज्यादा है, हीलियम एंड कार्बन रिच एटमॉस्फेयर है इसका, मतलब हीलियम और कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जा रही है। किसमें, जो हमने एक्सोप्लैनेट जो हमने सर्च किया है, इसके बारे में पता चला है। और ये ऑर्बिट ऑफ पल्सर, किसकी ऑर्बिट है, किसके चक्कर लगा रहा है, पल्सर। पल्सर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, ये एक निरंतर अंतराल पे, मतलब एक टाइम पीरियड पे क्या करते हैं, विकिरण बीम, रेडिएशन बीम है वो बहुत मात्रा में निकालते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार का नाम क्या है, पल्सर है। उसके क्या कर रहा है, ऑर्बिट, उसका चक्कर लगा रहा है कौन, एक्सो प्लैनेट लगा रहा है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसका लेमन शेप हुआ है वो किसके कारण हुआ है, जो न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा जो रेडिएशन बीम्स निकल रही है और जो उनका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, उस वजह से इनके शेप बदल जाते हैं। वैसे तो गोल ही होते हैं, बट इन रेडिएशन की वजह से इसकी शेप कैसा हो गया है, लेमन के आकार का हो गया है। JWST के बारे में अगर हम देखें, किसके बारे में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में अगर हम देखें, इट लॉन्च इन कब हुआ था, 2021 में लॉन्च हुआ था। मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, किसके द्वारा बनाया गया था, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनेडियन स्पेस एजेंसी, मतलब 3 लोगों ने इसको मिलकर बनाया था। नासा ने बनाया था, यूरोप की स्पेस एजेंसी ने बनाया था, और तीसरा कनाडा की स्पेस एजेंसी ने इसको बनाया था। ये किस जगह पे इसको पॉइंट किया गया है, लगाया गया है, L2 लैग्रेंज पॉइंट, कहाँ पे, L2 लैग्रेंज पॉइंट पे इसको लगाया गया है। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है किससे, पृथ्वी से। ये पॉइंट जो है 1.5 मिलियन बियॉन्ड है किससे, अर्थ से। वहां पे इस टेलीस्कोप को लगाया गया है। टेलीस्कोप का नाम क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम है।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज किससे है, एक न्यूज में आएगी है जिंक इनिशिएटिव, RINK या जिंक इनिशिएटिव कहा जा रहा है इसको, किसके द्वारा ये किया गया है, KLE साइट एट द मुंडे वन्नी स्टार्टअप मीटअप। बेसिकली इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कर्नाटक गवर्नमेंट के, कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक से जो एजुकेटेड लोग हैं, जो टेक प्रोफेशनल्स हैं, जो बाहर जाके मेट्रो सिटीज में जाके काम कर रहे हैं, वो मेट्रो सिटी में ना जाएं, उन्हें क्या किया जाए, कर्नाटक में ही ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाए जिससे वो कर्नाटक में ही काम करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें स्टार्टअप खोलने पड़ेंगे। कहाँ पे, कर्नाटक में। स्टार्टअप्स इंटरप्राइजेस टू स्किल इन नॉर्थ कर्नाटक में खोले जाएं, GCC वगैरह खोले जाएं, जिससे क्या है उन्हें काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, वो कर्नाटक में रह के ही अपना परफॉर्मेंस कर पाए। तो द KLE सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है, KL साइट है, इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मुंडे वेन्नी एंड एवेंटारो लैब्स, इन दोनों के जॉइंट वेंचर हुआ है, तीनों ने लॉन्च क्या किया है, जिंक इनिशिएटिव। जिंक का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेज इन नॉर्थ कर्नाटक। तो क्या है, दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम रिवर्स टैलेंट माइग्रेट बाय फैसिलिटी टेक प्रोफेशनल्स रिटर्न फ्रॉम मेट्रो, मतलब मेट्रो जो कर्नाटक के लोग हैं जो मेट्रो सिटी में जाके टेक प्रोफेशनल अपना काम कर रहे हैं, वो वापस से कर्नाटक में आए और कर्नाटक गवर्नमेंट या कर्नाटक खुद इतना इनिशिएटिव लाए, स्टार्टअप लॉन्च करे, जिससे ये लोग बाहर जाके काम ना करें। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है क्या, एक शार्क को लिविंग इनसाइड इन एक्टिव वोल्केनो। अच्छा, एक ये दिख रहा है ना, ये लावा सा, एक्टिव वोल्केनो के अंदर ये शार्क की इमेज आई है। एक एक्टिव वोल्केनो है, वो एक्टिव हो रखा है, पर शार्क उसमें जिंदा है, जीवित है, वो जी रही है। न्यूज क्या है देखते हैं, ये कहाँ की न्यूज है, ये है एक हमारा क्या है, कवाची वोल्केनो, मतलब कवाची ज्वालामुखी है, उसकी न्यूज है। साइंटिस्ट रिसेंटली रिपोर्टेड अ रेयर फुटेज, मिली है उन्हें, शोइंग शार्क लिविंग इनसाइड कवाची वोल्केनो। कवाची जो ज्वालामुखी है उसके अंदर क्या है, शार्क जिंदा मिली है। नियर द, जो कवाची वोल्केनो ये कहाँ पर है, नियर द सोलोमोन आइसलैंड के पास है। चैलेंजिंग एजम्पशन अबाउट मरीन सर्वाइवल इन एक्सट्रीम वोल्केनो एनवायरनमेंट, तो ये क्या चैलेंज कर रहा है, एजम्पशन को जो साइंटिस्ट हम लोगों को देते हैं कि जो लावा है, जो ज्वालामुखी है, उसका जो वातावरण बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो वहां पे मरीन सर्वाइवल नहीं कर पाते। बट ये इस थ्योरी को चैलेंज कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक लिविंग शार्क मिली है। अबाउट कवाची वोल्केनो के बारे में अगर हम देखें तो इट इज अ शैलो सबमरीन वोल्केनो है, लोकेटेड कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशन, दिख रहा है ना, साउथ पैसिफिक ओशन में इधर पे ही लोकेटेड है, साउथ ऑफ द रिमोट बेंगलुरु आइसलैंड इन द सोलोमन आइसलैंड में स्थित है। ये किसके पास है, किसका पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, जहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप लगातार कंटिन्यूस आते रहते हैं। Notable eruption activity has been recorded repeatedly since it was first documented in 1939, मतलब 1939 में पहली बार यहाँ पे वॉल्केनो देखा गया था। कौन सा, कवाची वॉल्केनो में eruption हुआ था, तब से लगातार इसमें क्या हो रहा है, वॉल्केनो ज्वालामुखी फटते रहते हैं। वहीं पे हमने क्या देखा है, एक शार्क देखी है। तो वैज्ञानिकों को कहना है कि कुछ शार्क ऐसे होते हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं हाई टेम्परेचर में रहने के लिए, एसिडिक वाटर में रहने के लिए अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। तो वोल्केनो याद रखिएगा, कवाची वोल्केनो है, कहाँ पर है, सोलोमन आइसलैंड में, साउथ पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज है एक कैंडिडा ऑरिस, ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन बॉडी में होता है, और ये अभी तक लाइलाज है, मतलब इसमें पूरी तरह से इसको अभी तक खत्म नहीं किया गया था, बस रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है इसका जेनेटिक
जिसके द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, विच कुड अनलॉक न्यू वे टू ट्रीट मिस्टीरियस एंड डेडली कैंडिस, और इसको ठीक किया जा सकता है। बेसिकली इट इज क्या, फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है, ऑफ्टन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है, दवा इस पे काम नहीं करती। ये क्या है, लिव ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर भी हो सकता है, इनसाइड इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये पास हो सकता है, मेनली कहाँ पे, गट्स, आंतों के पास भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, अब क्या कर लिया है साइंटिस्ट ने, जेनेटिक प्रोसेस लॉन्च कर ली है, इससे क्या होगा, इसमें इसकी हमने दवा या मेडिसिन बना लिया है, इसका उपचार हम लोगों ने खोज लिया है, किसका, कैंडिडा ऑरिस का। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो क्या है, एलोन मस्क है, ये क्या बने हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल है टू रीच $700 बिलियन फॉर्चूनर, मतलब पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी वर्थ तो सरपास एज अ नेट वर्थ कितनी हो गई है, $700 बिलियन के पास पहुंच गई है। कौन है, एलोन मस्क, पहले व्यक्ति बन गए हैं, कहाँ के, वर्ल्ड के। नेक्स्ट न्यूज हम देखें वो क्या है, स्मृति मंदाना बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू क्रॉस 4000 T20 इंटरनेशनल रन। इन्होंने कितने रन बनाए हैं, T20 में 4000 रन बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। तो क्या है, इंडियन ओपनर स्मृति मंदाना बिकम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू कंप्लीट 4000 रन इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल ड्यूरिंग द ओपनिंग मैच ऑफ द 5 मैच सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट जो ने खींची थी, उसमें 400 रन बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले कौन थी, न्यूजीलैंड की सूजी वेट थी, याद रखिएगा, पहली कौन थी, न्यूजीलैंड की सूजी वेट थी, अब कौन बन गई है, स्मृति मंदाना बन गई। नेक्स्ट न्यूज हम देखें, नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान ने बीट किया है, पाकिस्तान बीट इंडिया टू क्लिंच अंडर 19 एशिया कप टाइटल। अंडर 19 एशिया कप टाइटल हो रहा था, कहाँ हो रहा था, दुबई में था इसका फाइनल, जिसमें इंडिया हार गया है, जीता कौन है, पाकिस्तान जीता है। टारगेट कितना दिया था, 348 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने इंडिया को, बट इंडिया 156 पे ही ऑल ओवर आउट हो गया था। ठीक है, तो समीर मिन्हास कहाँ के, पाकिस्तान के हैं, इन्हें क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इन्हें दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं।